बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। गत वीडियो में हमने अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न देखे थे। यहाँ पर हम निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की व्याख्या करें। देखिए, विभिन्न मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर मुद्रा बाजार के जो प्रपत्र हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। पहला प्रपत्र है ट्रेजरी राजकोष बिल। देखिए, ये सभी जो प्रपत्र होते हैं मुद्रा बाजार के, ये अल्प अवधि के लिए ही जारी किए जाते हैं, यानी इनकी जो परिपक्वता अवधि होती है वह 1 वर्ष से कम अवधि की होती है। और इनमें पहला आता है राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल। 1 वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाले भारत सरकार के द्वारा ऋणदान के रूप में दिया जाने वाला एक लघुकालिक प्रपत्र होता है। देखिए, यह लघुकालिक प्रपत्र होता है जो कि भारत सरकार को जब मुद्रा की आवश्यकता होती है तब जारी किया जाता है। इसे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें शून्य कूपन बंद पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये राजकोष बिल एक वचन पत्र के स्वरूप में जारी किया जाता है। ये उच्च तरल तथा सुनिश्चित वापसी या लब्धि प्राप्ति युक्त तथा अदायगी के जोखिम से नगण्य हैं। देखिए, इन पर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता है क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हें अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है व इनका भुगतान अंकित मूल्य के बराबर किया जाता है। देखिए, इन्हें बट्टे पर जारी किया जाता है, यानी इनका अंकित मूल्य मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो इन्हें बट्टे पर 95,000 रुपए में जारी किया जा रहा है। और जब इन्हें भुनाया जाएगा तब जो भी ये प्रपत्र रखता है उसे 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे। और इन दोनों के बीच का जो ये अंतर है 5,000 रुपए का अंतर, यही उस व्यक्ति की क्या होगी, आय होगी, लाभ होगा। राजकोष बिल रुपए 25,000 के न्यूनतम मूल्य और इसके बाद बहुगुणन में प्राप्त होते हैं। देखिए, ये 25,000 के बहुगुणन या 25,000 रुपए के अंदर जारी किए जाते हैं। 25,000 रुपए या 25,000 गुणा 2 या 25,000 गुणा 3, इस तरीके से ये जारी किए जाते हैं। दूसरा आता है वाणिज्यिक तिजारती पत्र। देखिए, ये जो बड़ी कंपनियां होती है उनके द्वारा जारी किया जाने वाला प्रपत्र है। वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक आरक्षित वचन पत्र होता है जो बेचान के द्वारा अंतरणीय एवं परक्राम्य बेचनीय है तथा परिपक्व अवधि के बाद एक सुनिश्चित स्थिर अंतरण या सुपुर्दगी होती है। यह विशाल एवं उधार पात्रता कंपनियों द्वारा अल्पकालिक बाजार दर से कम दर पर निधि उगाने के लिए जारी करती है। जो बड़ी कंपनियां होती है जिनके पास उधार पात्रता होती है वे ही ये प्रपत्र जारी करती हैं। इनकी परिपक्वता अवधि प्राय 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक होती है। 7 दिनों से 1 वर्ष तक, जो कि अल्प अवधि होती है। इसे बट्टे के साथ बेचा एवं सममूल्य पर मोचित किया जाता है। इसे भी बट्टे के साथ बेचा जाता है, यानी 1 लाख रुपए अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, तो इसे बट्टे पर यानी 95,000 रुपए में इसे क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा और इसका मोचन अंकित मूल्य पर किया जाता है। वाणिज्यिक पत्रों का वास्तविक उद्देश्य अल्पकालिक मौसमी एवं कार्य पूंजी की जरूरतों हेतु निधि उपलब्ध कराना है। देखिए, ये प्रपत्र तब जारी किए जाते हैं जब कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है या आकस्मिक कोई खर्चा कंपनी को उठाना होता है, तब यह प्रपत्र जारी किया जाता है। वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से अस्थायी पूंजी उगाह करके फ्लोटेशन की लागत जुटाई जाती है। इसे सेतु वित्तीयता, ब्रिज फाइनेंस कहते हैं। फ्लोटेशन की लागत जुटाने के लिए, यानी जब कंपनी अंश पत्र जारी करती है या ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उस पर जो भी लागत आती है उस लागत को उगाने के लिए फ्लोटेशन की लागत जुटाई जाती है, जो कि इन प्रपत्रों के माध्यम से जुटाई जाती है। शीघ्रावधि द्रव्य, यह एक लघुकालिक मांग पर पुनर्भुगतान वित्त है। पुनर्भुगतान वित्त यानी जिसका पुनर्भुगतान करना होता है, जिसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 15 दिन तक की होती है तथा अंतर बैंक अंतरण के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, जो शीघ्रावधि द्रव्य है इसे कॉल मनी के नाम से भी जाना जाता है और एक बैंक द्वारा
दूसरे बैंक को ये जारी किए जाते हैं। इनकी अवधि 1 दिन से 15 दिन की होती है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार हर बैंक को न्यूनतम तरलता अपने पास रखनी होती है। इसकी पूर्ति के लिए बैंक इस प्रकार से अंतरण करते रहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों को एक न्यूनतम रोकड़ शेष अनुरक्षित करना होता है, जिसे रोकड़ नकदी आरक्षण या नकदी रिजर्व अनुपात कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर नकदी रिजर्व अनुपात परिवर्तित करता रहता है, जो बदले में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की उपलब्ध निधियों को प्रभावित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर इस नकदी आरक्षण अनुपात को, रिजर्व अनुपात को बदलता रहता है और उसी अनुपात में बैंकों को अपने पास नकदी रखनी होती है। इसके लिए वे कॉल मनी का सहारा लेते हैं। शीघ्रावधि द्रव्य वह उपाय है जिसके द्वारा एक दूसरे से नकदी उधार लेकर नकदी आरक्षण अनुपात अनुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। देखिए, इसके माध्यम से जो बैंक हैं वे एक दूसरे से नकदी उधार में लेकर अपने पास नकदी रिजर्व अनुपात को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं और आरबीआई की जो पेनल्टी होती है उससे अपनी सुरक्षा करते हैं। शीघ्रावधि ऋण पर चुकाया जाने वाला ब्याज को शीघ्रावधि दर के नाम से जानते हैं। शीघ्रावधि द्रव्य में वृद्धि अन्य स्रोतों से वित्त जैसे कि वाणिज्यिक पत्रों या बचत प्रमाण पत्रों से जुटाती हैं। इन स्रोतों की निधि बैंक द्वारा पैदा की गई निधियों की अपेक्षा सस्ती होती है। देखिए, इस स्रोत के माध्यम से जो निधि जुटाई जाती है वह अन्य स्रोतों के माध्यम से जो निधि जुटाई जाती है उससे सस्ती होती है। बचत प्रमाण पत्र। बचत प्रमाण पत्र आरक्षित पारक्रम धारक रूप में लघुकालिक प्रपत्र आदि वाणिज्यिक बैंकों तथा विकास वित्त संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए, जो ये बचत प्रमाण पत्र होते हैं इन्हें जमा प्रमाण पत्र भी कहा जाता है और ये वाणिज्यिक बैंकों तथा विकास वित्त संस्थानों के द्वारा जारी किए जाने वाला प्रपत्र है और यह 91 दिन से 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। इनके समयावधि 91 दिन से 1 वर्ष होती है। यह लघु अवधि के लिए भारी मात्रा में द्रव्य संचरित करने के में सहायक होते हैं। इससे भारी मात्रा में द्रव्य तरल रूप में मुद्रा प्राप्त होती है। वाणिज्यिक बिल। देखिए, वाणिज्यिक बिल उस कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है जो अपना माल उधार में बेचती है और उसके द्वारा यह उधार में क्रय करने वाली कंपनी पर जारी किया जाता है। जब तक ये कंपनियों के बीच में होता है तब तक इसे व्यापारिक बिल कहा जाता है और जब वह कंपनी इसे बैंक से भुना लेती है, बैंक के पास ले जाती है और बैंक से इसे बट्टे पर इस धनराशि प्राप्त कर लेती है तो यह वाणिज्यिक बिल बन जाता है। देखते हैं, वाणिज्यिक बिल विनिमय का एक बिल है जो व्यावसायिक फर्मों की कार्य पूंजी की आवश्यकता के लिए वित्तीयन में प्रयुक्त होता है। यह एक लघुकालिक पारक्रम में बेचनीय स्वयं ध्रुवीकृत प्रपत्र है जो एक फर्म की उधार बिक्री को वित्तीयन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उधार बिक्री को वित्तीयन करने के लिए यह काम में लिया जाता है। जब माल को साख उधारी पर बेचा जाता है तब खरीदार देनदार बन जाता है जिसे भविष्य में एक निश्चित तिथि पर भुगतान करना है। देखिए, जो सामान खरीद रहा है वह अब क्या हो जाता है, देनदार हो जाता है। उसे पैसा चुकाना है तो उसे निश्चित अवधि पर अपना भुगतान करना होता है। विक्रेता उस विशिष्ट या निश्चित तिथि तक प्रतीक्षा कर सकता है या विनिमय के एक बिल का उपयोग करे। माल का विक्रेता आदेशक या आहरक बिल का आहरण करता है और खरीदार इसे स्वीकार करता है। खरीदार कौन? अदाकर्ता और आदेशिती कहलाता है जो कि इसे स्वीकार करता है। स्वीकार किए जाने पर यह बिल एक पढ़ने या विक्रय मार्केटेबल प्रपत्र बन जाता है और इसे व्यापारिक बिल कहा जाता है। जब उधार में माल खरीदने वाला व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है तो यह मार्केटेबल बिल प्रपत्र होता है जिसे व्यापारिक बिल भी कहते हैं। यदि विक्रेता को बिल के परिपक्व होने से पहले निधियों की जरूरत पड़ती है तो एक बैंक द्वारा ये बिल बट्टा काट कर लिए जा सकते हैं। जब एक व्यापारिक बिल बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे एक वाणिज्यिक बिल के नाम से जाना जाता है। देखिए, व्यापारिक बिल जब बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक बिल कहते हैं।
दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत में हालिया पूंजी बाजार सुधारों की व्याख्या करें। देखिए इसके अंदर पूंजी बाजार में जो सुधार कार्य किए गए हैं उसके बारे में पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहले शेयर बाजार के मंच पर प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय खुली बोली प्रणाली से होता था। देखिए पहले शेयर बाजार के अंदर जो भी अंशों का क्रय विक्रय होता था वह खुली बोली के माध्यम से होता था, यानी वहां पर उसके भाव बोली के माध्यम से तय किए जाते थे। वहीं पर दलाल इन्हें खरीदते थे और बेचने का कार्य किया करते थे अपने निवेशकों की तरफ से। अब बाद में प्रतिभूतियों के व्यापार का निष्पादन अब स्वयंमार्गीय स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कंप्यूटर टर्मिनल तंत्र के माध्यम से होता है। अब क्या होता है, कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से यह कार्य किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। एक शेयर बाजार की एक मुख्य कंप्यूटर प्रणाली होती है जिसके कई टर्मिनल देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। एक मुख्य कंप्यूटर प्रणाली है और इसके जो टर्मिनल्स हैं वे देश भर में अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं, जहां से जो शेयर दलाल होते हैं वे कार्य करते हैं। प्रतिभूतियों में व्यापार दलालों के माध्यम से होता है जो शेयर बाजार के सदस्य होते हैं, और जो ये प्रतिभूतियों में व्यापार होता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, ये दलालों के माध्यम से किया जाता है जो कि इस शेयर बाजार के सदस्य होते हैं। प्रत्येक दलाल एक कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से शेयर बाजार से जुड़ा होता है। इस स्क्रीन आधारित व्यापार में एक सदस्य वेबसाइट पर लॉग ऑन करता है तथा उन अंशों के बारे में कोई जानकारी कंपनी, सदस्य इत्यादि जिन्हें वह खरीदना या बेचना चाहता है तथा उनका मूल्य कंप्यूटर पर भरता है। सॉफ्टवेयर इस तरह से रूपरेखित किया गया है कि जैसे ही प्रतिपक्ष से मिलान आदेश पाया जाता है, लेन देन निष्पादित हो जाता है। आपस में जो लेन देन है वह निष्पादित हो जाता है। यदि आपने जिस कंपनी के शेयर खरीदने चाहे हैं या बेचने चाहे हैं और उसका जो मूल्य है वह मेल खा जाता है तो आपका लेन देन निष्पादित हो जाता है। दोनों पक्ष लेन देन होने के दौरान सभी शेयरों के मूल्यों के उतार चढ़ाव सहित समस्त लेन देन को कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर बाजार के व्यवसायिक दौरान देख सकते हैं। देखिए दोनों पक्ष सारा लेन देन होने के दौरान जो व्यवसायिक घंटे होते हैं शेयर बाजार के, उस अवधि में शेयरों के मूल्य के उतार और चढ़ाव को देख सकते हैं। पूरी जानकारी वे अपने पास एकत्र कर सकते हैं कि शेयर बाजार कितना ऊपर गया है और कितना नीचे आया है, इसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती रहती है। बाजार सुधार प्रक्रिया के गुण। अब बाजार सुधार प्रक्रिया के क्या क्या गुण हैं? पहला, यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है क्योंकि यह प्रतिभागियों को व्यावसायिक लेन देन के दौरान समस्त प्रतिभूतियों के मूल्यों को देखने की सुविधा देता है। वे वास्तविक समय के दौरान पूरे शेयर बाजार को देख सकते हैं। देखिए इससे पारदर्शिता आई है, लेन देन के अंदर पारदर्शिता बनी है। कितना मूल्य है किस शेयर का, कितना मूल्य ऊपर चढ़ा है, कितना मूल्य कम हो रहा है, इसके बारे में दोनों पक्षों को जानकारी होती है। तो यह पारदर्शिता स्क्रीन आधारित जो प्रणाली है इसके द्वारा ही संभव हो पाई है। दूसरा, यह शेयर बाजार की सूचनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। देखिए जो सूचनाएं हैं उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है जिससे सही मूल्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। कंप्यूटर स्क्रीन अंशों के मूल्यों को प्रभावित करने वाली जानकारी तथा पूंजी बाजार में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर वे समस्त जानकारियां आ जाती है जिनसे अंशों का मूल्य प्रभावित होता है और इससे उसके बाजार मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसका भी पता चलता रहता है। तो देखिए यहां पर सूचनाओं की प्रभावशीलता भी बढ़ती है। यह प्रचालन की कार्य कुशलताओं में वृद्धि करता है क्योंकि इससे समय, लागत तथा त्रुटि के जोखिम में कमी आती है। कंप्यूटर स्क्रीन आधारित जो प्रणाली है इसके द्वारा देखिए समय भी बचा है, लागत में भी कमी आई है और गलतियां भी कम होने लगी है, इनसे भी बचाव होने लगा है। इससे कार्यकुशलता में बहुत वृद्धि हुई है। देश भर के लोग तथा यहां तक विदेशी भी जो बाजार में लेन देन करना चाहते हैं दलालों अथवा सदस्यों के माध्यम से एक दूसरे को जाने बिना प्रतिभूतियों का क्रय अथवा विक्रय कर सकते हैं। देखिए देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या विदेश में बैठा हुआ है, वह आसानी से अपने मध्यस्थ के माध्यम से आसानी से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है। इसमें एक साथ सभी व्यापारिक केंद्रों में लेन देन किए जाते हैं, इसलिए यह एकल व्यापारिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और एक ही प्लेटफॉर्म पर कहीं से भी आप आसानी से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। एक ही समय में काफी व्यापार यहां पर हो जाता है।
अब स्क्रीन आधारित व्यापार अथवा स्वयंमार्गीय व्यापार ही एकमात्र तरीका है जिसमें अंशों का क्रय अथवा विक्रय किया जाता है, जहां पर प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। प्रश्न नंबर 3, सेबी के उद्देश्यों और कार्यों की व्याख्या करें अथवा सेबी के कार्यों की विवेचना करें। देखिए इसमें सेबी के उद्देश्यों और कार्यों के बारे में पूछा गया है और दूसरा प्रश्न इसी का यह है कि सेबी के कार्यों की विवेचना कीजिए। देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। प्रारंभ में इसका कार्य जो था वह शेयर बाजार की गतिविधियों को देखना था, लेकिन 1992 में इसे वैधानिक निकाय के रूप में सरकार द्वारा गठित कर दिया गया। इसकी स्थापना तो 1988 में हो गई थी, लेकिन 1992 में इसे वैधानिक निकाय बना दिया था भारत सरकार ने। आइए इसको और देख लेते हैं, इसके उद्देश्य और कार्यों को देखते हैं। यहाँ पे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1988 एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में की गई थी। पहले यह क्या था? एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय था जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जो प्रतिभूति बाजार के क्रमबद्ध, नियमित एवं स्वस्थ वृद्धि तथा निवेशकों की संरक्षा को बढ़ावा प्रदान करे, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत था। पहले इस पर वित्त मंत्रालय का नियंत्रण था। 30 जनवरी 1992 को सेबी को एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश के द्वारा वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। बाद में यह शासनादेश या अध्यादेश से हटाकर संसद के अधिनियम के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में बदला गया। इसके उद्देश्य हैं, सेबी के उद्देश्य शेयर बाजार तथा प्रतिभूति उद्योग को विनियमित करना ताकि क्रमबद्ध ढंग से उनकी क्रियाशीलता को बढ़ावा मिले। देखिए इसका पहला उद्देश्य यह है कि शेयर बाजार और जो प्रतिभूति उद्योग है उसको नियमित बनाया जाए ताकि उसकी क्रियाशीलता क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती रहे। इसके लिए जो मध्यस्थ होते हैं उन लोगों का पंजीकरण किया जाए ताकि इसके अंदर जो भी दुराचार थे वे दूर किए जा सकें। निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, विशेष रूप से व्यक्तिगत निवेशकों को तथा उन्हें मार्गदर्शित एवं शिक्षित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसके लिए यह निवेशकों को मार्गदर्शित करने का कार्य करती है, उन्हें शिक्षित करने का कार्य करती है, शेयर बाजार के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य भी सेबी द्वारा किया जाता है। व्यापार कदाचारों, दुराचारों को रोकना तथा प्रतिभूति उद्योग के स्वनियमन द्वारा एवं इसके वैधानिक विनियमन के बीच एक संतुलन प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। जो व्यापार दुराचार आ गए थे शेयर बाजार में 1980 के दशक में, उनको रोकने का कार्य भी सेबी के द्वारा किया जाता है। मध्यस्थों जैसे कि दलाल, ब्रोकर्स, मर्चेंट, श्रेष्ठ बैंकर्स आदि के द्वारा एक आचार संहिता एवं निष्पक्ष व्यवहार को उन्हें प्रतियोगी एवं व्यावसायिक बनाने के दृष्टिकोण के साथ विकसित एवं विनियमित करना। एक आचार संहिता बनाकर जो मध्यस्थों का व्यवहार है उसे नियंत्रित करने का कार्य भी, उद्देश्य भी इसका रखा गया और इसके द्वारा उसने प्रतियोगी माहौल तैयार करने का कार्य किया। इन मध्यस्थों को व्यावसायिक बनाने के लिए प्रयास करने प्रारंभ किए। सेबी के कार्य, देखिए सेबी के 3 कार्य होते हैं। उनमें पहला कार्य है सुरक्षात्मक कार्य। सेबी प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी एवं अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है। महत्वपूर्ण बात है, बाजार में धोखाधड़ी एवं अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है। अनुचित कार्य कौन कौन से हैं? देखिए पहला है प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों में वृद्धि अथवा घटोतरी के एकमात्र उद्देश्य के लिए हेराफेरी करना। जो प्रतिभूतियां होती है उनके बाजार मूल्य में बढ़ोतरी लाने के लिए, बढ़ोतरी यानी तेजी दिखाने के लिए हेराफेरी करना, या फिर बाजार मूल्य को कम से कम करने के लिए, घटोतरी दर्शाने के लिए उसमें हेराफेरी करने का कार्य जो होता है वह दुराचारों में आता है। ऐसे झूठे कथन जिससे किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए उकसाया जा सके। देखिए झूठे कथन बोलकर किसी को प्रतिभूतियों के खरीदने के लिए या उन्हें बेचने के लिए उकसाना भी दुराचारों में आता है। ऐसी धोखाधड़ी से बचाने का कार्य किसका था? सेबी का था, अपने निवेशकों को।
सेबी शेयरों के भीतरी व्यापार पर रोक लगा रखी। देखिए सेबी के द्वारा शेयरों के भीतरी व्यापार पर रोक लगा रखी है। अब ये भीतरी व्यापार क्या है, इसके बारे में हमने जाना था बच्चों कि एक कंपनी है, उसके बारे में कई जानकारियां उसके अंदर के सदस्यों को होती है। ऐसी गोपनीय जानकारियां उस कंपनी की क्या नई नीति आने वाली है, क्या वह किसी संस्था के साथ समझौता करने जा रही है या कोई अन्य कंपनी खरीदने जा रही है, इससे क्या होता है कि जो शेयरों का मूल्य होता है, प्रतिभूतियों का मूल्य होता है, वह घटाया वह बढ़ाया जा सकता है। ऐसी गोपनीय जानकारी रखने वाला व्यक्ति आंतरिक व्यक्ति होता है जिसके पास समस्त प्रकार की जानकारी होती है। यदि वह इन जानकारियों को लीक कर दे तो बाजार में उस कंपनी के जो मूल्य होते हैं, शेयरों के मूल्य होते हैं, प्रतिभूतियों के मूल्य होते हैं, उनमें घटाव व बढ़ाव देखा जा सकता है। तो यह होता है भीतरी व्यापार। आंतरिक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कंपनी से जुड़ा होता है, उसे कंपनी की प्रतिभूतियों के प्रभावित करने वाली सूचना प्राप्त होती है जो जनसाधारण को प्राप्त नहीं होती। उसके पास जो ये प्रतिभूतियां हैं इनके मूल्यों को प्रभावित करने वाली जानकारी होती है जो अन्य लोगों को नहीं होती। इससे वह काफी मुनाफा कमा सकता है उसे लीक करके। तो इस तरीके की जो भीतरी व्यापार था इसको रोकने का काम भी सेबी द्वारा किया गया। सेबी निवेशकों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाती है, साथ ही साथ जो निवेशक होते हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी सेबी करती है। उन्हें शेयर बाजार की जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य भी सेबी द्वारा किया जाता है। प्रतिभूति बाजार में उचित कार्यों एवं आधार संहिता को बढ़ावा देती है। देखिए प्रतिभूति बाजार में उचित कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करती है, वह आचार संहिता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। सेबी ने ऋणपत्रधारियों के हितों के रक्षार्थ दिशा निर्देश दिए हैं जिनके अनुसार कंपनी स्वयं से ऋणपत्रधारियों के कोषों को कहीं अन्यत्र निवेश नहीं कर सकती तथा शर्तों को बीच में ही नहीं बदल सकती। देखिए सेबी ने ऋणपत्रधारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को कई निर्देश दिए हैं। उनमें से एक दिशा निर्देश यह है कि वह शर्तों को बीच में नहीं बदल सकती, साथ ही साथ वह उनके कोषों को अन्य जगह निवेश नहीं कर सकती। यह दिशा निर्देश सेबी द्वारा जारी किए गए हैं। नियमनकर्ता कार्य, दूसरा कार्य है नियमनकर्ता कार्य। पहला, दलालों व उपदलालों तथा बाजार के अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण करना। दूसरा, सामूहिक निवेश योजनाओं तथा म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण। तीसरा, शेयर दलालों तथा पोर्टफोलियो एक्सचेंजेज, फाइल विनिमय तथा मर्चेंट बैंकर्स का पंजीकरण। देखिए जो भी सेबी से जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, उन सभी का पंजीकरण करना अब सेबी द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है और सभी का यह पंजीकरण करती है ताकि उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। धोखेबाजी एवं अनुचित व्यापारों की रोकथाम। आंतरिक व्यापार एवं नियंत्रणकारी बोलियों पर नियंत्रण तथा ऐसे व्यवहारों के ऊपर दंड लगाना। कोई आंतरिक व्यापार करता है या नियंत्रणकारी बोलियां लगाता है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार भी सेबी का है और यह कार्य भी सेबी द्वारा किया जाता है। उद्यमों में पर्यवेक्षण करना, जांच पड़ताल आयोजित करने के द्वारा जानकारी सूचना मांगना और शेयर बाजारों तथा मध्यस्थों की लेखा परीक्षा कराना। समय समय पर यह पर्यवेक्षण का कार्य करती है, जांच पड़ताल करती है, सूचना मांगती है, ऑडिट का आयोजन भी सेबी द्वारा किया जाता है। अधिनियम के उद्देश्यों के बाहर किए जाने वाली गतिविधियों पर अधिशुल्क या कोई अन्य प्रभार लगाना। जो अधिनियम के उद्देश्य हैं उनसे बाहर यदि कोई कार्य होता है तो उस पर अधिशुल्क लगाना या फिर उस पर दंड लगाना, यह भी सेबी का ही कार्य है। SCR अधिनियम 1956 के तहत दिए गए अधिकारों को निष्पादित एवं क्रियान्वित करना, जैसा कि भारत सरकार द्वारा सौंपे जा सकते हैं, यह भी सेबी का प्रमुख कार्य है। तीसरा है विकासपूर्ण कार्य। देखिए इसके अंतर्गत सेबी निवेशकों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, मध्यस्थों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, उचित आचरणों, व्यवहारों तथा सभी SROs के लिए संहिता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। चौथा, अनुसंधान आयोजित करना तथा बाजार के सभी भागीदारों के लिए उपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये सारे कार्य थे सेबी के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत के सबसे बड़े घरेलू निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक बार फिर सरकार के बचाव में आते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ₹4200 करोड़ के 70% प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लिए हैं। उपरोक्त मामले में कौन सा बाजार प्रतिबिंबित होता है? देखिए इस मामले में कौन सा बाजार प्रतिबिंबित हो रहा है? IPO जारी किए जा रहे हैं तो यह प्राथमिक बाजार है। उपरोक्त मामले में प्राथमिक बाजार प्रतिबिंबित होता है।
दूसरा प्रश्न है, उपरोक्त प्रतिबिंबित बाजार में प्रवर्तन फ्लोटेशन की कौन सी विधि को दर्शाया गया है। देखिए इसके अंदर फ्लोटेशन की कौन सी विधि है, आईपीओ जारी हो रहे हैं और यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे, तो यह है ईआईपीओ। उपरोक्त प्रतिबिंबित बाजार में प्रवर्तन फ्लोटेशन की इलेक्ट्रॉनिक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ईआईपीओज विधि को दर्शाया गया है। तीसरा है, प्रवर्तन फ्लोटेशन के किन्हीं दो अन्य तरीकों की व्याख्या करें। देखिए यहां प्रवर्तन फ्लोटेशन के दो अन्य तरीकों के बारे में पूछा गया है। एक तरीका तो है विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करना, दूसरा विक्रय के लिए प्रस्ताव देना। आइए देखते हैं विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव। विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक कंपनियों द्वारा निधि उगाने की एक सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। यह सीधे जनता को आमंत्रित की जाती है और सार्वजनिक कंपनियां इससे आसानी से निधि उगा सकती हैं। इसके अंतर्गत विवरण पत्रिका जारी करने के माध्यम से जनता से अंशदान आमंत्रित करते हैं। एक विवरण पत्रिका पूंजी उगाने के लिए निवेशकों से प्रत्यक्ष अपील करती है, जिसके लिए अखबारों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी करके जनता को धन जमा करने के लिए और जो सार्वजनिक निर्गमन किया गया है उसको क्रय करने के लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं विज्ञापन के माध्यम से। विवरण पत्रिका की विषय वस्तु कंपनी अधिनियम तथा सेबी के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए तथा सेबी के प्रकटन एवं निवेश संरक्षा मार्गदर्शियों से युक्त होनी चाहिए। दूसरा है विक्रय के लिए प्रस्ताव। देखिए विक्रय के लिए प्रस्ताव क्या है, इस विधि के अंतर्गत प्रतिभूतियों को सीधे जनता से नहीं निर्गमित किया जाता है, बल्कि निर्गमन जारीकर्ता ग्रहों या स्टॉक दलालों, ब्रोकर्स जैसे माध्यकों के द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं। जब किसी कंपनी को यह लगता है कि जनता उसके अंदर निवेश नहीं करेगी तो वह मध्यस्थों का सहारा लेते हैं और उनके माध्यम से वे अपने सार्वजनिक निर्गमन का कार्य करते हैं। इस मामले में प्रतिभूतियों को एक कंपनी उन ब्रोकर्स को सहमति मूल्य पर खंडों में बेचती है, जो आगे इन्हें निवेशक जनता में पुनः विक्रय कर सकें, जो कि जनता में इन्हें क्या करती है, विक्रय करने का कार्य करती हैं। ऐसे मध्यस्थों को ये अपने अंशों के खंडों को बेचने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 5, ललिता अपने ब्रोकर खुशविंदर के माध्यम से अकबर एंटरप्राइजेज के शेयर खरीदना चाहती है। उसके पास प्रतिभूति बाजार में नकदी लेन देन के लिए एक डीमेट खाता और बैंक खाता है। इस मामले में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए स्क्रीन आधारित व्यापार में शामिल चरणों के बारे में चर्चा करें। देखिए वह प्रतिभूति बाजार में लेन देन करना चाहती है और अपना एक डीमेट अकाउंट रखती है, साथ ही साथ एक बैंक खाता भी उसके पास है। आइए इसके चरणों को देखते हैं। प्रतिभूतियों के क्रय तथा विक्रय हेतु स्क्रीन आधारित व्यापार में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। पहला चरण है दलाल का चयन करना। देखिए सबसे पहला कार्य होता है दलाल का चयन करना। यदि कोई निवेशक कोई प्रतिभूति खरीदना अथवा बेचना चाहता है तो उसे एक दलाल अथवा उपदलाल से एक समझौता एग्रीमेंट करना होगा। निवेशक को दलाल ग्राहक समझौते तथा ग्राहक पंजीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं। उसे कुछ विवरण उपलब्ध कराना होता है। देखिए कौन कौन से विवरण होते हैं। पैन नंबर, यह अनिवार्य है। इसके अलावा जन्म तिथि व पता, शैक्षिक योग्यता तथा व्यवसाय की जानकारी देना, आवासीय स्थिति भारतीय है या एनआरआई है इसकी जानकारी देना, बैंक खाता विवरण देना, डिपॉजिटरी खाता विवरण देना, किसी अन्य दलाल का नाम जिसके साथ वह पंजीकृत है इसकी जानकारी भी उसे देनी होती है। ग्राहक पंजीकरण फॉर्म में ग्राहक कोड संख्या देना भी जरूरी होता है। तत्पश्चात दलाल निवेशक के नाम से व्यापारिक खाता खोलता है। इसके बाद में दलाल द्वारा निवेशक के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है। इस केस में उसके पास एक खुद का पहले से ही दलाल है। अगर वह दूसरे दलाल का चयन करती है तो वह इस माध्यम को अपना सकती है। दूसरा है डीमेट खाता खोलना। देखिए उसने अपना डीमेट खाता खुलवा रखा है, लेकिन कोई नया निवेशक अगर आता है तो उसके लिए डीमेट खाता खुलवाना जरूरी होता है। विबोधकीय डीमेट रूप में प्रतिभूतियों को रखने तथा स्थानांतरित करने हेतु निवेशक को डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास एक डीमेट खाता अर्थ लाभप्रद स्वामी खाता खोलना होता है। डीमेट खाते को हम क्या बोलते हैं, लाभप्रद स्वामी खाता भी बोलते हैं। देखिए यह खुलवाना अनिवार्य होता है। अंशों के क्रय अथवा विक्रय हेतु निवेशक दलाल को आदेश देता है। अब क्या होगा, अंशों के क्रय विक्रय के लिए जो निवेशक है वह दलाल को
कहेगा। अंशों की संख्या तथा मूल्य जिस पर अंश खरीदे अथवा बेचे जाने हैं के बारे में स्पष्ट अनुदेश दिए जाने चाहिए। दलाल निवेशक को आदेश पुष्टि पर्ची जारी कर देता है कि उसे आदेश प्राप्त हो गया है, इसकी जानकारी निवेशक को दे देता है आदेश पुष्टि पर्ची के द्वारा। चौथा है कार्य, दलाल ऑनलाइन शेयर बाजार से संपर्क स्थापित करता है तथा अंश व सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य का मिलान करता है। कितने अंश चाहिए, उनका मूल्य क्या है, इसका मिलान करने का कार्य वह करता है। तब अंश उल्लेखित मूल्य पर क्रय अथवा विक्रय हो जाते हैं तो इसकी सूचना दलाल के टर्मिनल पर पहुंच जाती है और आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित हो जाता है। तब दलाल निवेशक को लेन देन पुष्टि पर्ची जारी कर देता है। जब मूल्य का मिलान हो गया, अंशों का मिलान हो गया, तब यह आदेश निष्पादित हो जाता है। अंश खरीद लिए जाते हैं या बेच दिए जाते हैं और इसकी पुष्टि दलाल द्वारा लेन देन पुष्टि पर्ची जारी करके की जाती है। लेन देन निष्पादित होने के 24 घंटे के भीतर दलाल एक संविदा नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी कर देता है। देखिए, यह किसी भी वाद विवाद की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण नोट होता है। इस नोट में खरीदे अथवा बेचे गए अंशों की संख्या, लेन देन की तिथि तथा समय एवं दलाली व्ययों का विवरण आदि सम्मिलित होता है। यह कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है तथा यह निवेशक तथा दलाल के बीच विवादों या दावों के निपटान में सहायक होता है। इससे कोई विवाद या दावा होता है तो उसका निपटान आसानी से कर दिया जाता है। शेयर बाजार द्वारा प्रत्येक लेन देन को एक अनन्य आदेश कोड, यूनिक ऑर्डर कोड नियत किया जाता है और इसे संविदा नोट पर छापा जाता है। यह कोड भी संविदा नोट पर छापा जाता है, अंकित किया जाता है। सातवां, निवेशक बेचे गए अंशों की सुपुर्दगी देगा अथवा खरीदे गए अंशों हेतु रोकड़ का भुगतान करेगा। इसे जमा दिवस कहा जाता है। देखिए, निवेशक द्वारा अंशों को सुपुर्दगी देनी होगी और यदि उसने खरीदे हैं तो वह रोकड़ भी देगा और यह जो कार्य होता है यह जमा दिवस पर किया जाता है। जमा दिवस पर रोकड़ का भुगतान अथवा प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी की जाती है। इसे T+2 वाले दिन से पूर्व किया जाता है। T+2 लेन देन प्लस 2 दिनों के अंदर यह कार्य करना होता है, क्योंकि T+2 वाले दिन सौदे का पूर्ण रूप से निपटान कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 2003 से निपटान चक्र T+2 वाले दिन को चल निपटान आधार पर लागू है। T+2 वाले दिन शेयर बाजार दूसरे दलाल को अंश सुपुर्द अथवा राशि का भुगतान कर देगा। इसे भुगतान दिवस कहा जाता है। यदि आपने अंश बेचे हैं तो अंशों की सुपुर्दगी कर दी जाएगी दूसरे दलाल को और अंश खरीदे हैं तो उनका मूल्य दूसरे दलाल को दे दिया जाता है। यह T+2 वाले दिन होता है और इसे भुगतान दिवस कहा जाता है। दलाल द्वारा निवेशक को भुगतान दिवस के 24 घंटे के भीतर भुगतान करना होता है, क्योंकि शेयर बाजार से वह भुगतान पहले ही प्राप्त कर चुका होता है और दलाल को भी निवेशक को तुरंत ही 24 घंटे के भीतर ही भुगतान करना होता है या अंश सुपुर्द करने होते हैं। 10वां, दलाल निवेशक के डीमेट खाते में अंशों की सुपुर्दगी डीमेट रूप में प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। निवेशक को अपने डीमेट खाते का विवरण देना होता है तथा अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को यह अनुदेश देना होता है कि वह उसके लाभप्रद स्वामी खाते में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी प्राप्त कर ले। देखिए, अब यह जो दलाल है वह निवेशक के डीमेट खाते में अंशों की सुपुर्दगी करता है और इसके लिए जो निवेशक होता है उसे अपने डिपॉजिटरी को यह बताना होता है कि वह उसके खाते में इन अंशों को क्या कर ले, जमा कर ले। तो बच्चों, यह प्रक्रिया थी डीमेट खाते के अंदर किस प्रकार कार्य किया जाता है इसकी। आज हमने इस अध्याय के निबंधात्मक प्रश्न देखे हैं। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।